नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि 4 नवंबर को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और कई मुद्दों पर यहां चर्चा हो सकती है। सत्र में सबसे पहले यहां इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो रहेगा, क्योंकि सबसे पहले यहां परिचय कराया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। विधानसभा सत्र में उम्र सरकार को घेरने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। मैनिफेस्टो पर काम करने की जरूरत है। लोगों से किए हुए जो वादे हैं उन पर खरा किस तरह से उतरना है, इस पर अब मंथन करना जरूरी है। दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अलग अलग मैनिफेस्टो सामने रखे गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां बनकर जम्मू कश्मीर के अंदर उभरी हैं, जिसमें आपने देखा कि बीजेपी ने 29 सीटों पर यहां जीत हासिल की थी। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो 42 सीटों पर यहां उन्होंने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन पूरी मेजॉरिटी के साथ वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि कई निर्दलीय लोग उनके साथ जुड़ गए। लेकिन इस बीच में विधानसभा का जब सत्र शुरू होता है तो वहां पर किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन इससे पहले बताते चले कि जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ज्यादा लंबा ये सेशन नहीं चलने वाला है और ज्यादा मुद्दों का हल इसमें नहीं होगा, क्योंकि कैबिनेट के अंदर ही सारी बातें होती है, सारे प्रस्ताव को रखा जाता है, उस पर मुहर लगती है। लेकिन उससे पहले अगर हम विधानसभा सत्र की बात करें तो 4 नवंबर को सत्र शुरू होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसके अंदर रहेगा। लेकिन जिस तरह से मैनिफेस्टो सामने रखा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि विशेष दर्जा जो है उस पर काम किया जाएगा, पूर्ण राज्य का जो वादा किया गया है उस पर काम किया जाएगा। और पिछले दिनों आपने देखा भी कि उमर अब्दुल्ला किस तरह से दिल्ली के अंदर पहुंचे और अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई, प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात हुई, जहां से एक ग्रीन सिग्नल जरूर मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ 1 लाख नौकरियां देने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से किया गया है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है। 5000 रुपया यहाँ महिला जो घर की एक प्रधान है, मुखिया है, उन्हें देने की बात हुई है। इस बीच में अगर हम मैनिफेस्टो को लेकर बात कर रहे हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर बात करते हैं, तो आप देखिए बीजेपी ने भी बड़े दावे मैनिफेस्टो के अंदर रखे हैं और जम्मू के अंदर भारी तादाद पे आप देखिए वोटों से बीजेपी पार्टी जीतकर भी आई और कई तरह के जो दावे किए गए थे उस पर अब खरा किस तरह से उतरेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस बीच में यहाँ पर बीजेपी का भी आपने देखा कि मैनिफेस्टो किस तरह से सामने रखा गया था। उन्होंने सबसे पहले तो 370 को लेकर बात कही कि ये कभी वापस नहीं आने वाला है, लेकिन इस बीच में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण वो करेंगे और कॉलेज के विद्यार्थियों को 3000 रुपए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। पीर पंचाल जम्मू की तरफ से छात्र छात्राओं को यहाँ टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। श्रीनगर में एक म्यूजियमेंट जो पार्क है वो बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ जम्मू के अंदर जो नदियां हैं उस पर रिवर फ्रंट का टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा और आतंकवाद की जो बलि चढ़ रहे मंदिर थे उन्हें विकसित किया जाएगा। और भी कई तरह के काम सामने रखे गए थे। पूरा मैनिफेस्टो आज डिस्कस करेंगे कि आखिर जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस पर किस तरह से काम करेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुखविंदर सिंह है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अजय भारती हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत। आदर्श गुप्ता जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। आदर्श जी, 4 नवंबर को सत्र शुरू होने वाला है। अब आम जनता की नजर टिक गई है कि मैनिफेस्टो में जो चीजें रखी गई थी उस पर किस तरह से काम किया जाएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ही छोटा यहाँ पर आप देखिए एक टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि जानकार आप भी पहले भी जिस तरह से बता रहे थे कि ज्यादा लंबा तो नहीं होने वाला है। लेकिन उस बीच में अब नजर टिकी है कि मैनिफेस्टो में जो चीजें रखी गई थी उस पर काम कब तक शुरू होगा। आदर्श जी। धन्यवाद आशा जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सत्र जैसे आपने पहले कहा कि बहुत छोटा सा सत्र है और उसके साथ साथ आपने दोनों के मैनिफेस्टो आपने बड़े विस्तार पूर्वक सब कुछ बता ही दिया है कि मैनिफेस्टो क्या है। और इससे पहले भी लोग जानते थे कि चुनावों के दिनों में हर रोज मैनिफेस्टो के ऊपर ही बात होती रही है। लेकिन जहां तक सत्र का सवाल, 4 तारीख को सबसे पहले तो स्पीकर का चुनाव होगा, वहां पे इंट्रोडक्टरी के बाद स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और उसी के साथ जो गवर्नर का जो इलेक्टेड गवर्नर जो है एड्रेस करेंगे। एड्रेस के बाद जो बहस शुरू की जाएगी। लेकिन बहस करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कल 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने भी श्रीनगर में सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है ताकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां से चुन सके। उनका लीडर ऑफ अपोजिशन भी अभी तक नहीं चुना। जिस तरह से सूत्र बता रहे थे कि देवेंद्र राणा जी का नाम आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया, तो शायद अब नया ही लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है भारतीय जनता पार्टी चुनेगी। वो 3 तारीख को सभी 28 के 28 विधायकों को वहां बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी को
डिप्टी स्पीकर के पद की ऑफर की गई है, जैसे सूत्र बता रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो डिप्टी स्पीकर का पद स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो अजय बाद जी, में पता चलेगा। भारतीय लेकिन मोस्ट जनता प्रॉब्ली पार्टी लग को रहा है, मैंडेट जम्मू की जनता ने दिया, लेकिन अभी तक बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ऐसा क्यों? जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए था। 4 को तो सत्र शुरू होने वाला है। आशा जी, सबसे पहले आपको, आपके हमारे को पैनलिस्ट्स को और सारे दर्शकों को नमस्कार। दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई पत्ते ऐसे छिपा कर रखे हैं, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी ही खुली किताब है, इसलिए जो भी कहते हैं डंके की चोट पर खुलकर कह देते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिस पर हमारी कोई सीक्रेसी बात है। जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात है, वो परंपरा है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है हम पर। लेकिन अभी तक उस पर भी मुझे लगता नहीं कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है। अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया होगा तो उसको ऑफिशियली वापस रेसिप्रोकेट किया गया होगा, उस पर वापस कम्युनिकेशन चला जाएगा। तो अभी ये सारा कयास आ रहा है। ये जो पब्लिक में जैसे प्लांट की जाती है, न्यूज लीक की जाती है, मुझे आदर्श जी वो कह रहे हैं ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर भी जानकारी नहीं। भारती जी की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं ये परंपरा है, हम पे एहसान नहीं किया जा रहा, लेकिन इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने ही खत्म किया था। ये बात मैं इनको याद दिला रहा हूँ। कब आदर्श जी, कब आप बीच में टोकने की आदत है, कब किया हमने खत्म? कब किया खत्म? क्या पीडीपी जब बीजेपी के साथ सरकार बनाकर थी तब क्या डिप्टी स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था? आप फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? केंद्र से ये शुरुआत की है और अब यहाँ आप देखिए वो केंद्र में किस पार्टी को दे रहे हैं? बताइए किस पार्टी को दे रहे हैं? आप फैक्चुअली इनकरेक्ट, आप मिसलीड कर रहे हैं। कांग्रेस को आप मिसलीड कर रहे हैं। जिस पार्टी का अधिकारी नहीं बन रहा था, जिस पार्टी का परंपरा की आप बात कर रहे हैं, परंपरा को आपने खत्म किया। परंपरा की बात नहीं है। अब बात यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी सबसे बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था आपको, लेकिन आप लड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के साथ। वो अच्छी बात है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। फिर से चालू करें, अच्छी बात है। अगर तो इनको इसने आपने इसलिए रखा है कि ये मेरी बात को इंटरप्ट करें, तो मैं चुप ही बैठता हूँ। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उस पर सवाल रख सकते हैं, एक-एक करके जवाब दे सकते हैं। बीच में बोल रहे हैं, वो एज एक्सपर्ट हैं। मेरी बात पूरी होने देंगे तो उसके बाद वो बोले ना जी। ठीक है आदर्श जी, आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर समय मिलेगा, उसके बाद आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। कहिए जी अजय जी। मेरे को, हाँ, मेरा यह कहना है कि अभी यह केंद्र पर शिफ्ट हो गए। अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी, तब डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपोजिशन पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था। इसलिए जम्मू कश्मीर की पर केंद्र में क्या सिचुएशन थी, उसमें आप नंबर ऑफ सीट्स किसके पास थी? अभी भी राज्यसभा में कौन डिप्टी चेयरमैन है, पार्टी का कैसा है और डिप्टी स्पीकर कैसे बने हैं, वो उसका परंपरा किसने शुरू कर दी, केंद्र का अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। आज मैं मैनिफेस्टो पर बात करने बैठी थी, लेकिन मुद्दा कहीं और ही चला गया है। जल्दी से खत्म कीजिएगा, फिर मुझे मैनिफेस्टो पे आना है। आदर्श जी जवाब दीजिए। इसलिए हमारा यह कहना है कि छोटा सा बेशक सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार की मंशा ये होगा कि क्या वो कॉन्फ्रेंटेशन लेकर चलेगी या अपोजिशन को साथ लेकर चलने वाली सरकार रहेगी, ये इसमें विजिबल रहेगी। नहीं, वो तो आ ही जाएगा ना सामने, जब काम होगा, जब सत्र शुरू होगा, कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी, जब काम किया जाएगा तो सामने आ ही जाएगा। अजय जी, इस पर बहस करने वाली कोई बात नहीं है। आदर्श जी जवाब दे दीजिए कम शब्दों में और जल्दी से, फिर मुझे सुफेदा जी के पास भी जाना है। मैनिफेस्टो का सवाल है, दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो सामने है और आपने बड़े विस्तारपूर्वक उसकी चर्चा भी की है शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। अब यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, उन्होंने अपनी शुरुआत जो है मैनिफेस्टो से शुरू कर दी है। उन्होंने सबसे पहले जो मीटिंग की, जो उन्होंने पहले कहा था कि जब हमारी जब पहली कैबिनेट मीटिंग, सबसे पहले हम रेजोल्यूशन लाएंगे, वो स्टेटहुड का लाएंगे। वो स्टेटहुड का उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है, और सीधी सी बात है उसी के ऊपर चल रहे हैं। वो 370 को उन्होंने पहले ही बोल दिया, 370 नाम वापस आ सकती है, नाम वापस हम ला सकते हैं, उसके लिए हम लड़ाई करते रहेंगे। उनका तो मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है, जो चीज वो चाहते हैं। अब रही बात वहां की कि क्या एक ही दिन में, क्या इसी सेशन के 4 या 5 दिन के अंदर अंदर सारे का सारा मैनिफेस्टो ना तो भारतीय जनता पार्टी अपना सामने ला सकती है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने ला सकती है, ना ही सारे के सारे काम जो है चंद दिनों के अंदर हो सकते हैं। अभी तक यहाँ तक जो एलजी साहब के पास और सरकार के पास जो पावर्स है, वो भी 2 महीने सिर्फ रही है। अब तो चुनौतियां बढ़ेंगी ना आदर्श जी, सुपेंद्र जी, अब तो चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि दावा आपने किया था, काम उस पर आपने शुरू कर दिया है, लेकिन कितने समय में करेंगे ये बड़ी बात है। फिलहाल सरकार को 100 दिन का समय तो दिया जाना चाहिए, जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कहते हैं
कि 100 दिन के बाद अगर आप अकाउंटेबिलिटी देखते हैं या फिर उसका पूरी तरह से रिजल्ट समझते हैं? सुखविंदर जी, चुनौतियां तो आने वाले समय में काफी रहने वाली हैं, क्योंकि सेक्शन 55 है, काम करवाने के लिए आपको एलजी के पास जाना है। सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से एक पहले बात बोलूं कि जैसे आदर्श जी ने मुझे लगता है बड़े अच्छे से जो बात की है कि इस वक्त जो हालात हैं उसके ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर हमने काम पहले दिन से शुरू कर दिया था। हमारा प्रमुख मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर को उसका हक दिलाना, अपना स्टेटहुड देना। तो उसके ऊपर हमने जल्द ही एक कैबिनेट मीटिंग ली, उस पर एक रेजोल्यूशन पास करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है। रही बात इस सेशन की, तो इस सेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर की जो उठाई जाएंगी, तो उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा अच्छा एक सुनने में मिलेगा इस सेशन के बाद कि हमारी आगे क्या क्या नीति रहेगी, जो हमने वादे किए हैं, हमने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो किस तरीके से पूरे किए जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मैनिफेस्टो को लेकर आई थी वो आज उसके ऊपर काम भी कर रही है और आगे काम करती रही। अजय जी, वो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी कब तक काम शुरू करेगी? नहीं, वो हाँ, उन्होंने कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड शुरू किया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस सेशन में जब वो एलजी साहब का एड्रेस आएगा जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये बात है, देखिए इन्होंने क्या किया, उनको सोशल वेलफेयर के साथ, लोगों के साथ किए हुए वादों का चिंता नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आज भी अगर आप देखेंगे टेरर अटैक्स को लेकर डॉक्टर फारूक साहब और अलायंस पार्टनर्स कैसे कैसे बोल रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स को वो लोगों पर थोप रहे हैं, केंद्र की तरफ तो। अगर डीजी पुलिस को चीफ मिनिस्टर साहब अपनी मीटिंग में बुला सकते हैं तो बाकी काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये एक अलग विषय है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने उनको समझाया तो नहीं कि भाई शुरू से ही कॉन्फ्रंटेशन रखो तो आप अपनी राजनीति सेकते रहो, वो एक चीज है। लेकिन वास्तव में अगर इनके पास स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट इनका अपना एक्सक्लूसिव अधिकार है, उस पर लोगों को कितनी राहत देते हैं? प्रश्न वो चीज है कि ये क्या उसको अपने सेशन में स्टार्ट में ही क्या वो पेंशन को रिवाइज करने वाला डिसीजन नहीं ले सकते थे? क्या वो जो 200 यूनिट की फ्री उन्होंने कहा था उसको ले सकते? कोई तो एक आध वेलफेयर स्कीम का भी कोई जवाब ले लेते। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरह आप लोग काम कर रहे हैं कि बार बार माहौल को गमगीन बना दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनको क्लियरली इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि देखिए इन्होंने कहा कि टेरर अटैक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 10 सालों में शायद बीजेपी के प्रवक्ता शायद जम्मू कश्मीर में नहीं थे, इनको ये पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अटैक हमारे। आप अपने अध्यक्ष की बात सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा? आपके अध्यक्ष का स्टेटमेंट मैंने कोट किया। आपके जो अध्यक्ष डॉक्टर फारूक साहब मुझे बोलने दीजिए, पार्टनर्स में जो कंट्राडिक्शन है सर, मैंने उसको बता दीजिए आज उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर फारूक साहब ने क्या कहा आज? सर आप इंटरप्रेट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब आप नहीं इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं। आप देखिए वर्सेस हो रहा है ना, तो मैं बीच में बोलता नहीं, मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और आपका अलायंस पार्टनर सीपीआईएम है, उनके बीच में जो तजाद है उनके स्टेटमेंट्स में, मैंने सिर्फ वो ध्यान में दिलाया। बाकी आपकी मर्जी। देखिए आपको देखिए जो टेरर अटैक हो रहे हैं, ये मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, अभी भी जम्मू कश्मीर में यूटी है, सारी सेना जो जितनी हमारी पावर्स हैं वो एलजी के पास है। आपके पास सारी चीजें 10 सालों से आपके पास है, अभी भी आपके पास। डीजीपी पुलिस किस लिए आए थे मुख्यमंत्री की बैठक में? डीजीपी पुलिस किस लिए बुलाए गए थे मीटिंग में? आप मुझे बोलने देंगे? अगर वो पुलिस आपके अंडर नहीं है, वो किस लिए थे मीटिंग में? ये बता दीजिए लोगों को। बोलने देंगे आप मुझे मीटिंग में? और डीजीपी पुलिस पर ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पुलिस के अंडर ही तो सारे काम हो रहे हैं, वही बाकियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। यूनिफाइड कमांड। सुखविंदर जी, वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सवाल खड़ा कर दिया कि यहाँ पर ये क्या कुछ हो रहा है, इस पर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, पकड़ने की जरूरत है, और फिर पूछने की जरूरत है कि आखिर ये सारी घटनाएं यहाँ पर क्यों हो रही हैं। तो अपने समय को वो याद दिला रहे हैं कि जब पहले इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी उस वक्त क्या हुआ करता था, किस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। दूसरी तरफ सीपीआईएम की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी आज हुई वो याद करा रहे हैं आपको। अजय जी पूरे मुद्दे को किसी और तरफ ले गए। अजय जी, आज मैं डिस्कस कर रही हूँ पैनल के अंदर मैनिफेस्टो। अगर मुझे आतंकवाद पर डिस्कशन करनी होती तो आज का टॉपिक मेरा
आतंकवाद होता और डिफेंस एक्सपर्ट आपके पास होता और आप दो पार्टियां बीच में होती। इतना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मुद्दा बार बार डिरेल हो रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। माताओं को यहां प्रतिवर्ष 18,000 रुपए देंगे। उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। फिर प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए युवाओं को 10,000 रुपए की रीइंबर्समेंट देंगे। और पीर पंचाल के अंदर जम्मू की तरह यहां छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप देंगे। पहलगाम को एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। फिलहाल इतने पे, इस पर पहले जवाब दीजिए, इस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा? क्योंकि अब जनता काम चाहती है। हमने भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था कि हमारी स्टेट में सरकार बनेगी तो हमें ये करेंगे, हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाए। हमारी कुछ सीटें कम पड़ गई कि हम सरकार नहीं बना सके, इसलिए अब हमारा रोल चेंज हो रहा है। हम वॉचडॉग के नाते, प्रहरी के नाते, जो लोगों के जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं उन पर वो चले, और जो वो गलत वादे अगर कोई है उसको हम ना करने दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अजय जी, पूरा बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, 29 सीटें आप जीत कर आए हैं, वोट शेयर आपका सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जम्मू के अंदर जितनी भी सीटों पर, कश्मीर या जम्मू में जहां जहां पर भी आप लड़े, मैंडेट आपको मिला, जनता ने आपको दिया, आप पे भरोसा किया। निश्चित रूप से इसीलिए हम उनके अधिकारों की, उनके राइट्स की रक्षा करेंगे और उनके साथ कोई जाति ना हो। लेकिन हम सरकार में पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, ये जनता जानती है। हमारे यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हमारा रोल जितना रहेगा उसको बखूबी निभाए, और लोग जिन लोगों ने हमको वोट दिया वो भी, और जिन्होंने नहीं भी दिया वो गर्व करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को हमने असेंबली में भेज दिया। आदर्श जी, कितना इत्तेफाक आप अजय जी की बात से रखते हैं? क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार है और एलजी के पास सेक्शन 55 के तहत पावर्स है। आसान है, भारती जी बड़ी जल्दी बुरा मान गए थे इस बात को, मैंने सिर्फ उनकी बात को याद दिलाया था। ये बड़ा आसान है, इससे पल्ला पल्ला झाड़ना बहुत आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में नहीं है तो इसका मतलब यही नहीं है कि अपने वो जितने भी उनके मैनिफेस्टो सब भूल जाएंगे और सिर्फ नजर ही रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को। जम्मू के लोगों ने 29 सीटें दी हैं, 29 सीटें जम्मू के लोगों ने सरकार बना के दी है। अगर सरकार नहीं इनसे बनी तो कश्मीर में नहीं बनी, जहां इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए वहां पे, उसके बदौलत जम्मू में खर्च करते 5-6 सीटें जम्मू से और भी ज्यादा निकाल सकते थे। इन्होंने कश्मीर के ऊपर सारा ध्यान केंद्र किया, वहां ही सब कुछ पैसा लगाया। लोगों ने सरकार बनाने के लिए इनको वोट दिया है, मैंडेट दिया है। 29 एमएलए सबसे बड़ी पार्टी बना के दी है जम्मू से, और उनको नहीं लगा, उनको नहीं चाहिए ये सरकार किसकी है। उनको 29 एमएलए, उनके 29 एमएलए उनके मिनिस्टर हैं, 29 के 29 एमएलए अजय जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं आप। देखिए, उनकी आशा घोषित प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, ऐसा लगता है। नहीं अजय जी, इस तरह से आप कटाक्ष करते हैं और टिप्पणी करते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एज एक्सपर्ट वो अपनी बात रखते हैं अजय जी, आप बुरा मान जाते हैं हर बार। नहीं अजय जी, आदर्श जी ठीक है, बस अजय जी जवाब दीजिएगा क्योंकि समय भी कम है मेरे पास। मुझे सुखविंदर जी के पास कह रहा हूं कि जो एमएलए के पास अधिकार है, जो उनके पास ताकत है, उस पर गर्व करेंगे। केवल जम्मू के लोग ही नहीं, पूरी यूटी के लोग, मैं ये आश्वासन देता हूं। उसमें से आप मुझे बताएं क्या क्या हम सरकारी पॉलिसी बना सकते हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि इस सेशन में सुखविंदर जी होने के बाद भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि अजय जी हो गया कॉन्फ्रेंस की सरकार कैसा इंडिकेट करती है। सुखविंदर जी, 1 लाख नौकरियां देने का वादा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 5,000 रुपए यहाँ पर परिवार की महिला को देना है। 1 साल में 12 एलपीजी सिलेंडर, जहां बीजेपी 2 सिलेंडर दे रही है, आप 12 दे रहे हैं। और उसके बाद सेब का जो आयात हो रहा है उसको प्रतिबंधित करने और पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के लिए भी काम करना है। कब इस पर काम शुरू होगा? क्योंकि आपने रेजोल्यूशन लाया, आपने फर्स्ट स्टेप उठाया, बहुत स्ट्रांगली उठाया, लेकिन बाकी काम कब तक? देखिए मैम, ये सेशन शुरू होने दीजिए, इसके बाद हमारे बहुत सारे काम जो है वो आपको देखने में मिलेंगे। जहां तक बात है 1 लाख जॉब्स की, तो हमारे पास 1 लाख के भी ऊपर जॉब्स इस वक्त वैकेंसीज जो है हमारे जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। इसमें नो डाउट कि हमारा जम्मू कश्मीर 10 सालों में बहुत ज्यादा भरेंगे। हाँ भरेंगे। कब भरेंगे? ये एक दिन की बात, तो 1 दिन की बात या 2 दिन की बात नहीं होती, ऐसा ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को शुरू कर दिया, बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक बात है 200 यूनिट की, इसके ऊपर भी हमारी बात
जो कैबिनेट मीटिंग्स आमतौर पे हमारे जो उमर अब्दुल्ला जी ले रहे हैं, उसके ऊपर भी जल्दी होगा फैसला। जहां तक 5,000 की बात है, ये भी आपको आदर्श जी, ये श्योरली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करेंगे। ज्यादातर बिजली तो बाहर बेची जा रही है, कैसे मैनेज होगा? आशा जी, बहुत से इनके मैनिफेस्टो जो है वो केंद्र सरकार से साथ मिलकर ही अपना पूरा कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मर्जी वादे करते हैं, ठीक है, नौकरी एंड जॉब है, जॉब्स इसमें वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, आज की नहीं पड़ी हुई है, 5 साल से वैकेंसीज, 6 साल से वैकेंसीज पड़ी है। वो अगर कोशिश करें तो बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बिजली की बात कर रहे हैं, जब तक चीजों की बात कर रहे हैं, जहां तक इन सब के लिए इनको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। केंद्र सरकार इनके साथ सहयोग रहेगा तो अपने ये बाकी के मैनिफेस्टो जो पूरे कर पाएंगे, नहीं तो यही करते रहेंगे। हमने तो जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें सरकार नहीं बना पाए, हमारा मैनिफेस्टो खत्म हो गया, यही बात यही कह देंगे, हमें केंद्र से मदद नहीं मिली, हमारा मैनिफेस्टो खत्म हो गया, और लोग देखते रहेंगे, अब ठगे के ठगे रह जाएंगे। सुखविंदर जी, वो कह रहे हैं कि केंद्र के सहयोग के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी। आ रही हूं मैं अजय जी, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए आदर्श जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इस पर कोई शक नहीं है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो मदद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा हम जो चीजें लेके चलेंगे वो पूरी नहीं हो सकती। इसमें नो डाउट कि हमारा जो पैकेज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, इसको सेंटर के ऊपर ही निर्भर रहता है, हमारी इतनी नहीं है। जवाब दीजिए, अब गेंद घूमकर आपके पास आ गई है। नहीं, हमारे पास नहीं है, कोशिश की जा रही है हमारे पास नहीं, आपके पास सहयोग, आपका सहयोग तो चाहिए ना, बिना आपके सहयोग कैसे होगा? नहीं, सहयोग देखिए बिल्कुल सहयोग चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर किस पर सहयोग चाहिए? 370 वापस लाने पर किसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? हमने पहले सहयोग की बात यह है कि आप रिसोर्सेज कर रहे हैं क्या? इनका वादा था। देखिए, आप इंटरप्शन की बात कर रहे थे ना सिंह साहब, इंटरप्शन बीच में नहीं करना अच्छा नहीं है, उनको एंकर को वो काम करने दीजिए। बात यह है कि रिसोर्सेज मोबिलाइज कौन करेगा? सिर्फ केंद्र से, केंद्र को कहेंगे कि आपके सारे खर्चे आप उठा लीजिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमसे मत ले लीजिए। वही तो 370 था, इसीलिए तो उसको हटाया गया कि भाई आप अकाउंटेबल बनिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, और जो भी केंद्र करे, केंद्र अब कैसे सहमति आप लोगों की होगी, बताइए जरा। देखिए, मिलना आपको बीजेपी के साथ है, एनडीए की सरकार। हाँ, बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता मुझे लगता है अपने सीनियर से बात करके नहीं बोल रहे। इनको ये जरूरी क्लियर होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज इतने बड़े नहीं हैं, हम सेंटर से ही हमारे पैकेज आते हैं। वो आपको चुनाव से पहले नहीं मालूम था, वो वादा मैनिफेस्टो लिखते वक्त आपको ये जानकारी नहीं थी क्या? आपको अब जानकारी मिली कि आदर्श जी रिसोर्सेज नहीं है। आदर्श जी, आपको कुछ याद होगा जब मैनिफेस्टो जारी हो रहे थे तो इसी बात पर बात हो रही थी कि मैनिफेस्टो जारी तो हो रहे हैं पर काम कैसे होगा। ठीक है, अजय जी हो गया। आशा जी, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का राज्य ना हो, क्या वहां पर डेवलपमेंट नहीं होती है? क्या जरूरी है कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की पर केंद्र के साथ सहयोग करना तो बहुत जरूरी है, तालमेल बनाना जरूरी है आदर्श जी की नहीं? डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जो राइट्स है स्टेट के राइट्स है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी धन्यवाद, सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल मैनिफेस्टो को लेकर अब पेंच जो है वो फंसता जरूर नजर आएगा, क्योंकि जैसे ही मैनिफेस्टो पर काम शुरू होगा, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का तालमेल किस तरह का रहता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो मैनिफेस्टो के अंदर चीजें रखी गई हैं उसमें अगर उनका हल करना है तो केंद्र सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। आप देखते रहिएगा।